वेलकम टू 99 नोट्स। और आज हम कवर कर रहे हैं 29 मई के करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे हमारी वेबसाइट से। आपको इसको एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, 99 नोट्स सर्च करना है और वेबसाइट पे आने के बाद करंट अफेयर्स पे आना है, डेली करंट अफेयर्स पे आना है और यहाँ करंट अफेयर्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको एडिटोरियल वगैरह सब कुछ मिलेगा। चलिए हम करते हैं 29 मई के करंट अफेयर। सबसे पहले न्यूज़, ग्रेविटी शेपिंग सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये कोई न्यूज़ नहीं है एक्चुअली, हिंदू ने इस चीज़ को कवर करा था कि ग्रेविटी किस तरीके से हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ को शेप करती है अपने साइंस टेक के पेज पे, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो कैसे करती है सेलेस्टियल बॉडीज़ को शेप ग्रेविटी? देखिए, जब हमारी, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। जितनी भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो अपनी ही ग्रेविटी की प्रेशर में जो सबसे सिंपलेस्ट शेप लेती हैं वो है स्फेरिकल। क्यों? स्फेरिकल, कोई भी स्फेरिकल शेप अपने सेंटर पॉइंट से चारों तरफ से बराबर होती है। कोई भी स्फेरिकल शेप अपने सेंटर पॉइंट से नियरेस्ट होती है हर डायरेक्शन से। तो हर ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के सबसे नियर होती है। ग्रेविटी पुल करती है हर चीज़ को और वो हर चीज़ को इस वजह से स्फेरिकल बना देती है। लेकिन इसमें एक अंतर है, छोटा सा। क्या अंतर है? क्योंकि ज़्यादातर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपने किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही होती हैं, इसलिए जनरली जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो स्फेरिकल होने की जगह थोड़ी सी फ्लैटेंड होती हैं अपने टॉप्स पर। तो क्योंकि ये जिस तरीके से ये स्पिन करेगी, इस वजह से थोड़ी सी फ्लैटेंड हो जाएगी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरीके से इमेजिन करिए कि एक मोल्टन ऑब्जेक्ट है, एक फ्लूइड बॉल है और वो स्पिन कर रही है। जब वो स्पिन करेगी तो एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, एकदम इसी तरीके से जैसे कि आप उंगली में एक छल्ला घुमा दें चाबी का और वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से यहाँ से मटेरियल स्पिन आउट होने की कोशिश करता है। ये स्पिनिंग आउट ऑफ मटेरियल उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देता है। ये लिक्विड नहीं है, लेकिन हाँ हमारा कोर लिक्विड है। और जो हमारे अर्थ का मेंटल है, सेकेंड स्फीयर, इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम अर्थ का, इसका जो कोर है वो लिक्विड है। लेकिन और जो मेंटल है, जो सेकेंड स्फीयर है, वो सेमी सॉलिड है, यानी कि प्लास्टिक स्टेट में है, यानी कि वो मोल्ड हो सकता है। तो जब अर्थ स्पिन करती है तो ये जो सेमी सॉलिड पार्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मोल्ड हो जाता है और हल्का सा फ्लैटन कर देता है पूरे अर्थ को। इसलिए हमें क्या पता लगता है कि अर्थ हल्की सी फ्लैटन है अपने पोल पे। ज़्यादातर सेलेस्टियल बॉडीज इसी तरीके से बिहेव करती है, इवन दोज जो कि पूरी तरीके से अब सॉलिड हो चुकी हैं। क्यों? किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका भी कोर लिक्विड था या फ्लेक्सिबल था या सेमी सॉलिड था। वो जिस स्पीड से उस ज़माने में स्पिन कर रही थी, उसी स्पीड पर उनका जो फ्लैटेडनेस है वो अटक चुकी है। ठीक है, तो क्या सीखने को मिला हमें? जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अक्सर वो फ्लैटन हो जाते हैं अपने टॉप्स पर, अपने पोल्स की तरफ। सिर्फ इतनी ही सी चीज़ थी जो कि इस न्यूज़ में आपको मिलेगी। आपको डिटेल में पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। ऑन फायर सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया, दो रिसेंट फायर से रिलेटेड ट्रेजेडी हुई है इंडिया में। एक आपने दिल्ली में सुना होगा कि एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आग लग गई जिसमें कि 7 बच्चे मर गए, और एक राजकोट में एक गेमिंग सेंटर था, वहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई जहाँ पे तकरीबन शायद 32 लोग मरे हैं। अब दोनों ही केसेस में फायर सेफ्टी के ऊपर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। क्या सवाल खड़े हुए हैं? जैसे कि राजकोट गेमिंग सेंटर में हुआ ये था कि जो पूरा सेंटर था वो आयरन स्ट्रक्चर से बना हुआ था। अब जनरली आयरन स्ट्रक्चर बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन जब आग लगती है तब नहीं। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, एक तो वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, दूसरा क्योंकि वो बहुत बेहतर कंडक्टर होते हैं हीट के, जो भी उसके अंदर ट्रैप होगा और वो आयरन के स्ट्रक्चर को छुएगा वो जल जाएगा उसी समय, क्योंकि बहुत तेज़ी से हीट कंडक्ट होती है और कोई भी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा आग लगते ही। तो यहाँ पे रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है कि अगर इस टाइप के पब्लिक सेंटर बनाए जा रहे हैं उसमें आयरन का कितना यूज़ करा जा सकता है, और क्या बेयर आयरन का स्ट्रक्चर पब्लिक सेंटर के अंदर यूज़ होना भी चाहिए, और होना चाहिए तो फिर क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स करी जाए।
जाहिर है कि जो नॉर्मल आयरन स्ट्रक्चर है उससे कुछ बेटर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी ऐसी जगहों पे। ऐसे ही जो दिल्ली वाला इंसिडेंट है उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आग लगी उसको उस सिचुएशन को और ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया वहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे प्रेजेंट उसने, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जब फटते हैं तो इमीडिएटली एक एक्सप्लोजन होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूल को इमीडिएटली बहुत एक्सेसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से राइज करता है फायर में। तो हॉस्पिटल्स में जहाँ की ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करे जाते हैं, जनरली वैसे रिक्वायरमेंट ये होती है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को अपना जो ऑक्सीजन के मेन टैंक्स हैं वो हॉस्पिटल बिल्डिंग के बाहर रखने होते हैं, ठीक इसी वजह से कि क्योंकि अगर अंदर रहेंगे तो फिर एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टोरेज विद इन द हॉस्पिटल, इसके ऊपर कुछ बेहतर सेफ्टी नॉर्म्स की शायद ज़रूरत है। इसलिए कहा यह गया है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें चाहिए, इसको हमें अपडेट करना है। द यूनियन ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस एडहेरेंस टू मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 एंड चैप्टर 11 ऑन फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ये उन्होंने बाय लॉज बनाया है जिसकी पहली बात तो एडहेरेंस की ज़रूरत है और हो सकता है इसमें कुछ अपडेट्स की भी ज़रूरत हो, जैसा कि ये आर्टिकल था जो बोल रहा था। बस इतनी सी बात है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारा GS3 में टॉपिक आता है और इसमें 4 क्वेश्चन हर साल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट से आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का डिज़ास्टर मैनेजमेंट का होता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन है? जैसे डिस्कस रीसेंट मेजर इनिशिएटेड इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टिंग फ्रॉम अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। जनरली आप इस तरीके के सवाल देखिए जो कि इस तरीके की न्यूज़ में कम आएंगे। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? एक बार डिज़ास्टर हो गया आप उसके बाद रिएक्ट करें। अब क्या है, फायर इंसिडेंट हो गया, हम इसके बाद रिएक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तकरीबन 2019 के आसपास ये हम पॉलिसी लेकर आए थे कि हम रिएक्टिव अप्रोच की जगह हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे, कि डिज़ास्टर होने से पहले हम कुछ प्रिपरेशन करके रखें। चलिए आगे चलते हैं। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन सेट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ चल रही है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन नॉर्डिक नहीं है एक्चुअली। तो ये कंट्रीज़ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रही हैं। पैलेस्टाइन आपको पता होगा कि इज़राइल और पैलेस्टाइन एग्जिस्ट करते हैं मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न साइड पे और एक्चुअली अरब वर्ल्ड का हिस्सा है। अब ऐसा हुआ क्यों है कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है? और यहाँ पे रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? इज़राइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में इज़राइल ने हमेशा एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करी है पूरी दुनिया पे कि वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज ना करें और जो पूरा रीजन है इसको इज़राइल बोला जाए। ये जो चीज़ थी कि इज़राइल को एक अलग से लैंड मिलेगा, ये ब्रिटेन ने काफ़ी पहले प्रॉमिस करा था, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया उसके बाद, यार ये वाला फिर से करना पड़ेगा, बीच में मैं अटक रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाला हम फिर से, ये थर्ड वाला हम फिर से करेंगे, ठीक है, पूरा ही फिर से करेंगे हम। पूरा क्या? थर्ड वाला ना? हाँ सिर्फ थर्ड वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन सेट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन। अब हुआ ये कि रिसेंटली इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है और ऐसे में ज़्यादातर कंट्रीज इस बात पे सवाल उठा रही हैं कि ये ह्यूमन राइट के कॉन्टेक्स्ट में कितना सही है। ऐसे में कई सारी स्टेट्स अब सामने आ रही हैं जो कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। हिस्टोरिकली स्टेट्स इससे बची थी कि पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, क्योंकि इज़राइल का अक्सर प्रेशर आता रहा है। बट फिलहाल जो एट्रोसिटीज़ हैं वो इतनी हो गई हैं शायद कि कई सारी स्टेट्स अब ये सोच रहे हैं कि वो क्यों ना पैलेस्टीन को एक सेपरेट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लें। और ऐसे ही कड़ी में आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन ने ऐसा करा है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज करा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि देखने की हैं। हाँ, ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज करा है उन्होंने 28 मई को,
और ये अनाउंसमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनाउंसमेंट फॉलो द रीसेंट यूएन जनरली वोट वेयर 143 आउट ऑफ 193 कंट्रीज सपोर्टेड द फुल मेंबरशिप फॉर पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को अभी तक यूनाइटेड नेशंस की फुल मेंबरशिप नहीं है, क्योंकि कई सारी जो कंट्रीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करती हैं पैलेस्टीन को। बट अभी जब यूएन जनरल असेंबली में 2-3 महीने पहले वोट हुआ तो 143 कंट्रीज़ ने इसके फेवर में वोट करा कि वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेप है कि 3 यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें से एक की जैसे नॉर्वे हो गया और स्पेन, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्री हैं दुनिया में, ऐसी कंट्रीज़ अगर रिकॉग्नाइज कर रही है पैलेस्टीन को तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोन रीमल ट्रिगर्स वाइड स्प्रेड डैमेज एंड लैंडस्लाइड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साइक्लोन रीमल है क्या? रिसेंटली एक बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन आया था जो कि बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल को हिट करा है। सीवियर कैटेगरी का एक साइक्लोन था और इसकी वजह से काफ़ी रेनफॉल हुई है पूरे एरिया में। और रेनफॉल के बाद जनरली हमें जैसे पता है कि मड लूज हो जाती है और इसके बाद मड स्लाइड्स एंड लैंडस्लाइड अक्सर होती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। ऐसे में हमें 1-2 चीज़ें शायद समझ लेनी चाहिए। एक बढ़िया मौका है रिवाइज कर लेने का। पहली बात साइक्लोन क्या होती है और दूसरी बात लैंडस्लाइड क्या होती है और कैसे होती हैं। साइक्लोन्स जनरली 4 कंडीशन के बेसिस पे बनती हैं। पहली कंडीशन कि जो टेम्परेचर हो, एक बड़ी वाटर बॉडी हो और जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा हो ताकि वार्म एयर हो और मॉइस्ट एयर हो। ऐसा बे ऑफ बंगाल पे अच्छा खासा बन रहा है, गर्मी का समय। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स बहुत तगड़ा हो। जनरली 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ और ऐसे 8 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री साउथ ये रीजन होता है जहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर भी होता है और कोरियोलिस फोर्स भी अच्छा होता है। इस एरिया में साइक्लोन बनते हैं। ये एग्जैक्टली वही एप्ट एरिया है। तीसरा कि वर्टिकल इंस्टेबिलिटी हो, मतलब नीचे टेम्परेचर बहुत हाई हो और मॉइस्चर ज़्यादा हो जिससे कि, और ऊपर थोड़ा सा कम हो जिससे कि जो वार्म एयर है वो राइज करे। इसको कहते हैं वर्टिकल इंस्टेबिलिटी, ये चीज़ हो। और साथ में वर्टिकल विंड शेयर बहुत कम हो। जो राइजिंग एयर है वो क्रॉस विंड की वजह से साइड में ना हो जाए, सीधी सीधी ऊपर राइज करनी चाहिए विंड। इससे होगा क्या कि चारों तरफ से विंड आएगी और ऊपर राइज करेगी। जब ये विंड आएगी ये साइक्लिक नेचर की विंड होगी। साइक्लिक क्यों होगी? क्योंकि अर्थ का एक कोरियोलिस फोर्स होता है जो कि हर इनवर्ड मूविंग एयर को बेंड करता है। ऐसे में एक साइक्लोन जनरेट होता है और साइक्लोन तब तक जनरेट होता रहता है जब तक वार्म एयर ऊपर जाती रहती है, और जब तक ये ओशियन के ऊपर रहेगा तब तक ये साइक्लोन बनता, ये जो डिप्रेशन है वो और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा तीव्र होता चला जाएगा जब तक फुल फ्लैश साइक्लोन नहीं बन जाता। ऐसा ही कुछ हुआ कि एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस चली तमिलनाडु की तरफ से, वो एक डिप्रेशन में तब्दील हुई और जैसे जैसे वार्म वाटर्स में एंटर होती गई एक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गई और उसके बाद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये हो गया साइक्लोन। अब इस साइक्लोन ने लैंडफॉल करा। जब वो लैंड से टकराता है इस चीज़ को कहते हैं लैंडफॉल। उसके बाद क्या होता है कि वार्म वाटर नया आना बंद हो जाता है क्योंकि लार्ज वाटर बॉडी अब खत्म हो चुकी है, ओशियन खत्म हो चुका है, अब लैंड आ चुका है। अब जितने क्लाउड्स बन चुके हैं ये रेनफॉल करते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। पर जहाँ पे लैंडफॉल होती है वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। बंगाल में साइक्लोन आती रहती है। बट इसका जो एक कॉन्सिक्वेंस है जो इस बार और ज़्यादा हुआ है कि लैंडस्लाइड काफ़ी ट्रिगर हुई है। और ये पूरा जो रीजन है एक्चुअली लैंडस्लाइड वल्नरेबल भी है। यहाँ आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मैप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी ये इस पट्टी को हम ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। यहाँ मीजो हिल्स हैं, यहाँ नागा हिल हैं, यहाँ पे पटकाई बम हिल्स हैं और ये सब ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है। ये पूरा हिली रीजन है और जो पूरा ये हिली रीजन है इस हर जगह पे कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं। और फिर ऐसा ही हुआ जब ज़्यादा बारिश हुई उसकी वजह से कुछ लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हुई हैं और यही हम कवर कर रहे हैं। चलिए ऐसे में एक चीज़ और देख लेते हैं कि मेजर लैंडस्लाइड बिटवीन 2015 से 2022 कौन से हमारी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है। और आपको जनरली वो रीजन्स ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन मिलेंगे जहाँ पे कि बारिश ज़्यादा होती है, जैसे कि केरल।
केरल में बारिश ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हैं, सबसे पहले मानसून यहीं आते हैं, सबसे पहले रेन को फेस करने वाला केरल ही है। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट हैं, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इनफैक्ट पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हमें केरल में ही मिलती है, इसलिए केरल में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के भी वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में ही सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे भी हिली रीजन है वो लैंडस्लाइड प्रोन है इंडिया में। चलिए, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट एफर्ट। अब ऐसे में करते क्या है हम जनरली, जब भी ऐसा डिज़ास्टर होता है हम हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है हमारे जो रिस्पॉन्स होता है जनरली 4 कैटेगरी में बटा होता है। सबसे पहला, डिज़ास्टर आने से पहले हम प्रिपेयर होते हैं, प्रिपेयर्डनेस। जब डिज़ास्टर आता है तो हम जनरली फिर से करेंगे मिटिगेशन से फिर से। तो मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट एफर्ट, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है हमारे जो स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, 4 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं किसी भी डिज़ास्टर के लिए। सबसे पहला कि प्रिपेयर्डनेस, कि जब भी डिज़ास्टर आए उससे पहले हम प्रिपेयर रखें अपने आप को। उसका मिटिगेशन, कि हम कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें कि वो डिज़ास्टर की जो इंटेंसिटी है, जो उसका इफेक्ट है पॉपुलेशन पे, वो कम रहे। पर फिर भी ज़रूरी थोड़ी है कि हम डिज़ास्टर को रोक लें, आएगा डिज़ास्टर फिर भी, तो रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स हो, जैसे डिज़ास्टर आया हमारी रिकवरी टीम्स उसी समय पहुंच जाए, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करना। और फिर है रिकवरी। रिकवरी का मतलब ये है कि एक बार डिज़ास्टर हो गया, इमीडिएट जान और माल का नुकसान जो होना था वो हो लिया, जितने बचा सकते थे हमने बचा लिए, अब वापस उस कम्युनिटी को रीसेटल करना है, ये है रिकवरी। हम जनरली अपने सारे स्टेप्स को इस तरीके से बांटते हैं। तो जनरली जैसे ही डिज़ास्टर आता है हम जनरली क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बट यहाँ पे मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट एफर्ट की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अक्सर कोलैबोरेट करती है अलग अलग एजेंसीज के साथ कि जो डिज़ास्टर आए उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारी प्रिपेयर्डनेस जनरली कम रहती है और इस सेंस में कुछ डिस्कशन आज की न्यूज़ में हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इन 2019 National Landslide Risk Management Strategy finalized, outlining step for vulnerability mapping, identifying most vulnerable location, developing early warning system and formulating mountain zone regulation। मतलब ये सारी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है कि जनरली अगर डिज़ास्टर आ रहा है, हम डिज़ास्टर के आने पर उसका जो इम्पैक्ट है पॉपुलेशन पे वो कम हो, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम पहले तो आउटलाइन कर लें कि हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर लें कि कौन से इलाके हैं, उनको पहले मार्क कर लें कि इस इलाके में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, उनमें भी मोस्ट वल्नरेबल लोकेशंस देख लें और अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लें कि अगर बारिश आने वाली है तो यहाँ लैंडस्लाइड आने वाली होगी, है ना। तो वो सारी मैपिंग हम पहले से ही कर लें और फॉर्मुलेट करें माउंटेन जोन रेगुलेशन की माउंटेन पे आप क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक कंस्ट्रक्शंस और इंटरवेंशंस अक्सर लैंडस्लाइड को ट्रिगर करती हैं। हमने ये कई बार देखा है। चलिए खैर इतना ही था। ये बाकी की जो चीज़ें हमने कुछ ऐड करी हैं, अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, बट न्यूज़ मेनली इतनी ही कवर कर रही थी। चलिए आगे चलते हैं। हमने कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट यहाँ पे डाले हैं, जैसे हिस्टोरिक इलेक्शंस दैट विल लाइकली गिव मैक्सिको इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। क्या है ये फैक्ट कि जो मैक्सिको है वहाँ पर पहली बार एक हो सकता है विमेन प्रेसिडेंट आ जाए। अब ये विमेन हेड ऑफ द स्टेट आना किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में आज तक कभी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं आई। फॉर एग्जांपल यूएसए, आज तक कभी वुमेन प्रेसिडेंट आई ही नहीं है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में आज तक नहीं आई। ऐसे ही इनफैक्ट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले आया था, मार्गरेट थैचर यूके में इंडिया के बाद पहली प्राइम मिनिस्टर बनी। मतलब ऐसा देखा गया, इनफैक्ट कॉलोनीज शायद इसमें आगे होती हैं। इवन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में भी वुमेन हेड ऑफ द स्टेट बहुत रेयरली मिलती हैं। और ऐसे में होने वाला है कि मैक्सिको में भी हो सकता है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट हो जाए। चलिए अगला है
Delhi records hottest May day in 4 years, approaching 50 degree mark amid persistent heat wave. तो हम देख रहे हैं कि हीट वेव आई हुई है एक दिल्ली के ऊपर स्पेशली, और जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 9 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसे में हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हीट वेव कहते किसको हैं। पहले तो हम ये समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये हीट वेव हो क्यों रही है। सबसे पहला, हीट वेव कहते किसको हैं? दो कंडीशन फुलफिल हो, दो में से कोई एक एक्चुअली। अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है टेम्परेचर इन प्लेन एरियाज फॉर कॉन्सिक्यूटिव 2 days, और जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है टेम्परेचर, तो लगातार 2 दिन तक एक ही वेदर स्टेशन पर, तो उसको हम बोलेंगे हीट वेव। अब यहां पे दिल्ली में इनफैक्ट दोनों ही सिचुएशन मीट कर रही हैं। इनफैक्ट एक सीवियर हीट वेव क्या होती है कि अगर 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए टेम्परेचर, या फिर नॉर्मल से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो टेम्परेचर, तो उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लगातार 2 दिन तक ऐसा होना चाहिए, और दिल्ली में दोनों ही कंडीशन मीट कर रही हैं। अगर एक भी कंडीशन मीट होती है इसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। दिल्ली में दोनों कंडीशन मीट कर रही है, मतलब दिल्ली जबरदस्त हीट वेव के अंदर अभी खड़ी हुई है। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा है क्यों कि दिल्ली हीट वेव में है? इसको समझने के लिए हमें कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक चीज जान लें, दिल्ली का टेम्परेचर हाई सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती, आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लॉन्ग टर्म 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। अगर ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग होती तो दिल्ली का टेम्परेचर खाली 1-2 डिग्री सेल्सियस होता अबव नॉर्मल। दिल्ली का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है अबव नॉर्मल। ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब कुछ लोकल फैक्टर्स हैं एट प्ले, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। क्या है? 3 और अलग फैक्टर हैं जो आपको जानने होंगे, और ये अक्सर आपको हो सकता है आंसर राइटिंग में लिखने पड़े। ये चीज जान लीजिए कि इस तरीके के सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकते हैं, और अर्बनाइजेशन आपका टॉपिक GS1 में है उसमें भी आ सकते हैं। जो अभी हो रहा है इसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। क्या है ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट? 3 कंडीशन देखिए क्या है। पहला, जो सनलाइट आ रही है वो ट्रैप हो रही है क्योंकि हमारी बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा है और हमारे फ्लोर का डिजाइन ऐसा है। हमारी टारकोल की सड़कें हैं जो कि डार्कर कलर की होती हैं और वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। पहला, हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। दूसरा, हमारे जो व्हीकल्स हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन ज्यादा है। व्हीकल्स बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं। ऐसा है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है पूरे अर्थ पे, हर जगह पे CO2 ज्यादा है, लेकिन स्पेशली हमारी मेगा सिटीज में जैसे कि दिल्ली में और ज्यादा है, क्योंकि व्हीकुलर पोल्यूशन से क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इंक्लूडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है, और मीथेन। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि एमिट हो रही हैं, जो कि इस लोकल एरिया में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और ज्यादा हीट ट्रैप करती है अपने सराउंडिंग एरियाज के कंपैरिजन में। तीसरा, यहां पर जनरली ये देखा गया है, 2 दिन पहले भी ये न्यूज में सर्वे में कवर करा गया था कि मेगा सिटीज में जनरली जो एयर का मॉइस्चर कंटेंट है वो सराउंडिंग एरिया से ज्यादा होता है। और याद रखिए, H2O पानी, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मतलब हो क्या रहा है, यहां पे ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन है क्योंकि व्हीकुलर एमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, उसके बाद वाटर वेपर है, वो हीट ट्रैप कर रही है, और यहां हमारा जो बिल्डिंग का डिजाइन है वो इस तरीके से है, और जो टारमैक का कलर है वो इस तरीके से, जो रोड्स का कलर है वो इस तरीके से कि वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करता है। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन कि हम अपने ACs की मदद से, अपने कूलर्स की मदद से और ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। दिल्ली जैसे शहर में बहुत इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो खुद भी अपनी हीट जनरेट कर रहे होंगे, खाली ऊपर से हीट नहीं आ रही है। तो ये 3 कंडीशन है कि यहां पे सीवियर हीट वेव आ गई। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी न्यूज। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? इंपैक्ट ये कह रहा है, इंपैक्ट ऐसा पड़ रहा है जैसे IMD ने एक रेड अलर्ट इशू कर रखा है। काफी पुरानी न्यूज हो गई, अब तो 4-5 दिन पुरानी। दिल्ली में कितना टेम्परेचर हो रहा है?
कि नरेला में आप देखिए 9 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल हमारा 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ होना चाहिए था, अभी 49 डिग्री सेल्सियस, 49.9, ऑलमोस्ट 50 टच कर गया। 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 50, 48.5 पीतमपुरा, यहाँ पूसा रोड, यहाँ पे इस जगह पे करोल बाग और पूसा के इलाके में 48.5 डिग्री सेल्सियस। खाली सफदरजंग है, सफदरजंग चारों तरफ से सफदरजंग का इलाका जंगलों से घिरा हुआ, वहाँ पे भी 45.8 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस अबव द नॉर्मल। ये टेम्परेचर है, ये अर्बन हीट आइलैंड है, एक सीवियर हीट वेव है। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर अनवील्स प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, फिनटेक रिपोजिटरी टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस एंड एनहांस रिटेल इन्वेस्टमेंट। देखो क्या है कि आरबीआई गवर्नर हमारे शक्तिकांता दास ने एक प्रभा पोर्टल निकाला है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, ए फिनटेक एंड अ फिनटेक रिपोजिटरी। मेनली देखो क्या है कि आरबीआई ये चाहती है कि जो सरकार के बॉन्ड्स हैं, सरकार के बॉन्ड्स मतलब सरकार जिन बॉन्ड्स को इशू करती है उसके बदले में पैसा लेती है और उन बॉन्ड पे इंटरेस्ट देती है, मतलब सरकार के लोन लेने का जरिया। सरकार ये बॉन्ड किसको बेचती है? बैंक्स को बेचती है, हम जैसे लोगों को बेचती है। हम सरकार को कर्ज देते हैं, वो हमें इंटरेस्ट देती है इन बॉन्ड पे। तो सरकार ये चाहती है कि ये जो बॉन्ड है ये रिटेल इन्वेस्टर के पास और ज़्यादा जाए और ज़्यादा आसानी से जाए ये बॉन्ड। क्यों सरकार ये चाहती है कि थोड़ा डाइवर्सिफाई हो। हमारे सरकार के बॉन्ड विदेशी बैंक खरीदते हैं, हमारे बैंक खरीदते हैं, खाली बैंक क्यों खरीदते हैं? रिटेल इन्वेस्टर भी खरीदें, रिटेल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, सरकार को थोड़ा कर्ज मिल जाएगा अपने डेवलपमेंट स्कीम्स को चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने एक प्रवाह पोर्टल खोला है। क्या? इज अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड रिसोर्स पोर्टल फॉर इंडिविजुअल्स और एंटिटी टू सीक ऑथराइजेशन या लाइसेंसेस और रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। Currently, 60 application forms covering various regulatory department are available on the portal। कि 60 किस्म के कई सारे फॉर्म होंगे जो इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, जो कि इनेबल कर देंगे क्या? The retail direct mobile phone offers retail investors easy access to retail direct platform for transacting in government securities। तो ये चीज़ है। एक है प्रवाह पोर्टल जो कि इनेबल कर रहा है कि कई सारे फॉर्म को आप इजीली फिल कर पाएँ, और दूसरा एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है जो कि इनेबल करती है कि हम जैसे आम लोग आसानी से इन्वेस्ट कर पाए बॉन्ड्स में। यह है न्यूज़। फिर इंडिया ऑफर्स $1 बिलियन एड टू डिजास्टर हिट पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में बोगनविले करके एक जगह है जहाँ पे एक आइलैंड है जहाँ पे रिसेंटली एक लैंडस्लाइड आई थी, काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड थी, सुनने में आया कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो ऐसी जगह पे हम थोड़ा सा रिलीफ एड दे रहे हैं अबाउट $1 बिलियन की। ठीक है, हम ऐसा अक्सर करते हैं, जैसे कि साइक्लोन हिट मालदीव्स में हमने ऐसा करा था, जब वहाँ पे पानी का संकट आया था तो हमने करा था। श्रीलंका में जब खाने का संकट आया था तो हमने इस तरीके की एड पहुँचाई थी। हम अपने इलाके में आसपास पहुँचाते रहते हैं। इनफैक्ट इसको भी आप बहुत ज़्यादा दूर मत मानिए इंडिया से। ये इंडोनेशिया के जस्ट इधर ही इंडियन ओशियन है, ये हमारा नेबरहुड ही है, ये इंडो पैसिफिक की ही एक कंट्री है। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ता है, अगर आपको बेहतर समझ कर रही हो। इसके जस्ट साउथ में ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में इंडोनेशिया। मेजर राधिका सेन टू रिसीव यूएन जेंडर एडवोकेसी अवार्ड। मेजर राधिका सेन यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थी और अब उन्हें एक यूएन जेंडर एडवोकेसी अवार्ड मिल रहा है 2023 का। ये एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। फिर गूगल अमेजन अपोज एंटी ट्रस्ट बिल। इंडिया एक एंटी ट्रस्ट लॉ ला रहा है जिसका काम है ये चेक करना कि गूगल और अमेजन जैसे लोगों की कोई मोनोपोली तो नहीं हो रही है। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि अमेजन जैसी कंपनियां अपने एक एंटिटी से यूज़र का डेटा दूसरी एंटिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जैसे कि हो सकता है आप अमेजन प्राइम यूज़ करते हो जो कि OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपने अपने आप को एनरोल कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, पैसे दे रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है। वो डेटा उठकर अमेजन के ई रिटेल प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाए वो पूरा डेटा। अब ये क्या कि आपने तो अमेजन प्राइम को इधर दिया था OTT पे डेटा, उधर कैसे पहुँच जाएगा? ये अमेजन अक्सर करता है। ऐसा ही गूगल करता है, यूट्यूब का डेटा, एंड्रॉयड का डेटा अलग अलग ऐप्स पे ये करता रहता है। इस टाइप का एक प्रोविज़न है इसमें कि ऐसा नहीं करा जा सकता। अगर उनके पास यूज़र बेस, उनकी मार्केट कैपिटल सर्टेन पॉइंट से ऊपर है, यूज़र बेस कुछ नंबर ऑफ़ यूज़र से ज़्यादा है,
तो लॉ ये कहता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेशंस करनी पड़ेगी, जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र का रुकना। अब इन सारे प्रोविजंस को ये लोग अपोज कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। हमने कुछ दिन पहले इस लॉ को डिटेल में कवर करा था। आगे चलते हैं। लेटेस्ट इजरायली स्ट्राइक ऑन रफा किल 37, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा ही था। ये जो कन्फ्लिक्ट है इस पॉइंट तक आते आते काफ़ी सिनिस्टर हो चुका है। अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है कि ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे में जैसे हमने देखा था कि 3 कंट्रीज़ ने, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने का भी डिसीजन ले लिया। कल एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो अब करते हैं आज का क्विज 29 में। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ। एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होता है, अभी तो थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। टू एस्टेब्लिश प्राइस कंट्रोल फॉर एसेंशियल गुड, टू प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अभी हमने अमेजन और गूगल के कॉन्टेक्स्ट में समझा था कि मेनली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एक एंटी ट्रस्ट लॉ, जो कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी, जो मोनोपोली है उनको हटा दें, यानी कि कंपटीशन को बराबर ले आए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए बी। आगे चलते हैं। विच ट्रायो ऑफ यूरोपियन नेशन इज पॉइज्ड टू ऑफिशियली एक्नॉलेज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। अभी हमने 3 स्टेट डिस्कस करी थी कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ऐसा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी। आगे, व्हाट थियोरेटिकल फिनोमेना इन ग्रेविटेशनल फिजिक्स पोस्टुलेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अनसीन पार्टिकल दैट इंटरैक्ट विद विजिबल मैटर ओनली थ्रू ग्रेविटी येट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। अब ऐसे सवाल अक्सर यूपीएससी में आ जाते हैं। आज इसके ऊपर हमने कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी है, बट अक्सर इस चीज़ के ऊपर न्यूज़ आती रहती है, क्योंकि जैसे नासा हो गया, ये कई सारे मिशंस भेजती रहती हैं। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हमने कई बार कवर करा है, जो कि जिसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि डार्क मैटर को हम स्टडी करें। डार्क मैटर है इसका आंसर। होता क्या है डार्क मैटर, कि हमें ये पता है कि न्यू यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब यूनिवर्स एक्चुअली अपनी ग्रेविटी के अंदर फॉल करना चाहिए था। हमें ये पता है एक्सपेंड कितना कर रहा है, हमें ये पता है टोटल मास कितना है यूनिवर्स का, बट हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये जिस तेज़ी से एक्सपेंड करना चाहिए था, गिवन कितना मैसिव है, कितना मास है यूनिवर्स में, उससे ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। कोई अनसीन मास है जो इसे और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करा रहा है। ये जो मास है इसको हम कहते हैं डार्क मैटर। ठीक है, डार्क एनर्जी कर दी, सॉरी, डार्क मैटर में करना चाह रहा हूँ। ठीक है। विच ज्योग्राफिकल फिनोमेना लीड्स टू स्लाइटली वीकर ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इक्वेटर कंपेयर टू पोल। हमने भी देखा था कि फ्लैट हो जाती है अर्थ जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जब अपनी एक्सिस पे घूमती है। ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल बल्ज। तो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना विच लीड्स टू स्लाइटली वीकर ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि हम गोल घूम रहे हैं इस वजह से। तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट नहीं है, ओशियन करंट की वजह से ऐसा नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाता, ऑब्वियसली इक्वेटोरियल बल्ज है इसका आंसर। फिर आगे, इन आयुर्वेद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द सटल एनर्जी सेंटर्स विद इन द बॉडी वेयर कॉन्शियसनेस एंड मैटर इंटरसेक्ट। आपने आयुर्वेद कि जहाँ पे भी कभी अगर डायग्राम देखे होंगे, जो लोग पद्मासन में बैठे होते हैं, उसमें अक्सर दिखाया जाता है कि आपके स्पाइन के अलोंग 7 चक्र होते हैं। ये चक्र वो जगह होती हैं जहाँ पे हमारी सोल और बॉडी इंटरेक्ट करती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा चक्र। तो ये थे आज के यानी कि 29 मई के करंट अफेयर। कल के करंट अफेयर के लिए हम फिर मिलेंगे।